की थी पूरा की है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज अगला नेक्स्ट क्लास है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड क्लास है। और सुन लीजिए, जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और देखने के साथ साथ क्या करना है? क्या बात है, तुम लोग बड़ा होशियार हो यार। चलो अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान दीजिए। इधर 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 पीछे सिनेमा हॉल में नहीं बैठे हो, थोड़ा आराम से इधर देखो। सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता में हम पहले उत्पत्ति देखे। उत्पत्ति के बाद हमने क्या देखा? कालक्रम देखा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? नामकरण, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका केवल सिंधु घाटी और हड़प्पा ही नाम नहीं है, उसके अलावा भी सरस्वती सभ्यता भी हम इसको कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है ये सभ्यता। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो क्लास है उसके आगे वाला टॉपिक पढ़ना है। आज पढ़ना है हमें क्या? विस्तार क्षेत्र, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी उसका एरिया कितना था, उसका विस्तार क्षेत्र कितना था, है ना, एक्सटेंशन एरिया कितना था, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम मैप पे भी पढ़ेंगे और कुछ प्राचीन सभ्यताओं का नाम भी देखेंगे। ठीक है ना, विश्व के जो प्राचीनतम सभ्यताएं रही हैं उन सभ्यताओं के नामों को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो आप इसमें याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो विस्तार क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये पूछा गया है, आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो त्रिभुजाकार अभी लिखना नहीं है आपको, पहले समझना है। ठीक है ना, तो आपसे ये प्रश्न बन चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो कैसा है, तो आपको क्या याद रखना है? त्रिभुजाकार है। कैसे है अभी हम मैप पे समझेंगे कि त्रिभुजाकार क्यों कह रहे हैं। थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो है त्रिभुजाकार है, और लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 13 लाख किलोमीटर, कितना बाबू? 13 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, सॉरी 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, जब हम किसी क्षेत्र को लंबाई चौड़ाई और सारा का सारा लेते हैं तो उसको वर्ग किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक है ना, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे एरिया में लगभग में ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। किस आकार में फैला है? त्रिभुजाकार में फैला है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होगा आपको। कुछ किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो उन किताबों में 13.5 लाख दिया है, कुछ किताबों में 15 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है। लेकिन हमें उन किताबों के पीछे नहीं भागना है, हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को। किसको फॉलो करेंगे? और एनसीईआरटी के किताब में 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही आंकड़ा दिया है, इसलिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और ये आंकड़ा हम याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपसे पूछा जाए तो बता लोगे ना, सिंधु घाटी का आकार कैसा है बेटा? त्रिभुजाकार। और कितने वर्ग किलोमीटर में है? लगभग में, क्या लिखना है आपको? लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में और कुछ स्थलों की खोज हो, जैसे ही कुछ स्थलों की खोज होगी इसका वर्ग जो किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वो क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ जाएगा। तो लगभग में आपको याद रखना है, लगभग। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुनिए, अब इसको मैप पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये त्रिभुजाकार कैसे है। ध्यान से देखिएगा, तो मैं एक रफली मैप बना रहा हूं। ठीक है, आप देखिए, भारत का मैप है। तिरछा नहीं हुआ जी? ठीक है, ये भारत का मैप है, रफली आप जानते रहिए। थोड़ा सा तिरछा हो गया क्या?
क्या कह रहा है? गधा कहेंगे यहाँ चिकन बेच रहा हूँ, हाँ लेग पीस खाना है, किसके वहाँ भेज दूँ जी, बड़ा मजबूत लेग पीस मिलेगा। चले जाओ, देखो नाम भी बता दिया। अब देखो ये इंडिया का मैप है, एक रफली आइडिया समझिए। अब सुनिए, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार कैसे है आकार, ये हमें देखना है। तो पहले एक डायग्राम देखते हैं। चारों दिशाओं में जो आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, जो सबसे लास्ट वाले छोर पे हैं, जैसे सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे पूरब में कौन है और सबसे पश्चिम में कौन है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर मैप पे समझेंगे उसको, ठीक है। जैसे अगर एक हम बनाए ग्राफ, तो मान लो कि ऐसे बनाते हैं दिशा, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला साउथ कहलाता है, इधर ईस्ट कहलाता है और इधर वेस्ट कहलाता है। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये दिशा होता है। जब भी हम मैप पढ़ते हैं या फिर किसी कॉपी पे बनाते हैं, तो दिशा निकालने का यही एक विधि है, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, कहता है कि सिंधु घाटी का वह कौन सा स्थल है जो सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है, सबसे उत्तर में है, ठीक है ना। तो उसका नाम है मांदा। क्या नाम है बेटा, मांदा। क्या नाम है, मांदा। मांदा नाम है, स्थल है। कौन सा स्थल है, सिंधु घाटी का स्थल है जो सबसे उत्तरी छोर पर मौजूद है। ये मांदा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बाबू, जम्मू कश्मीर में। ये प्रश्न बन चुका है, ये जो बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, मांदा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और यहां से एक और प्रश्न आता है कि मांदा किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, चिनाब या चेनाब, है ना, चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे उत्तर में मांदा है। सबसे दक्षिण में आएंगे तो दाइमाबाद है। कौन सा है, दाइमाबाद है, दिखाई दे रहा है सबको। दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। कहां पे है, महाराष्ट्र में है। और जो दाइमाबाद है, पूछता है आपके एग्जाम में किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे है। और इसी नदी को हम प्रवरा नदी भी कहते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्रवरा नदी। कभी कभी आपके एग्जाम में अगर प्रवरा दे दे तो अब भी प्रवरा पे मार के आना, नहीं तो गोदावरी पे मार के आना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब कहता है कि सबसे पूर्वी छोर पर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मौजूद है, तो आपको याद रखना आलमगीरपुर है। क्या नाम है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पे है, आपके यूपी में है। कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। और आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। आपको याद रखना है हिंडन नदी, ठीक है ना, हिंडन नदी। और आलमगीरपुर को खोजा था यज्ञदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश का स्थल है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आलमगीरपुर को जो स्थल था उसका खोज किसने किया था, तो आप याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है ना। मैं बाद में लिखवाऊंगा सारा, घबराइए नहीं। सबसे पश्चिम में अगर हम देखें तो एक स्थल का नाम आता है, जिस स्थल का नाम है सुतका गैंडोर। क्या नाम है, सुतका गैंडोर। इधर आ रहा है जी, चलिए, स्थल क्या है, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहां पे है बेटा, बलूचिस्तान में है। कहां पे है, बलूचिस्तान में है। और जो सुतका गैंडोर है वो किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। कम से कम इतना इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आपको एक बार में याद होना चाहिए कि सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल कौन है, सबसे दक्षिणी कौन है, सबसे पूर्वी कौन है, सबसे पश्चिमी कौन है, ठीक है। तो चलिए, अब हमने देख लिया कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। इसी को हम मैप पे देखते हैं, ठीक है। मैप पे समझने का प्रयास करते हैं कि इसका आकार कैसे त्रिभुजाकार आता है, ठीक है। तो देखो, सबसे उत्तर में पकड़ो, सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक स्थल मिला, मैप पे आ रहे हैं हम लोग। चलिए,
सबसे दक्षिण में कौन है? दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र वाला इलाका यही है ना। तो चलो ये है महाराष्ट्र में, यहाँ पे दाइमाबाद मिल गया। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में है। तो यूपी वाला क्षेत्र कहाँ पे? यहीं पे है ना, ये यूपी वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना। यूपी में हो गया आपका आलमगीरपुर। और दास्क नदी के किनारे जो सुतका गेंडोर है वो कहाँ पे है बेटा? बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान यहाँ पे है। बलूचिस्तान लगभग कहाँ पे है? यहाँ पे है बलूचिस्तान लगभग। एक मैप, मोटा मोटी मैप समझो, ठीक है। अगर हम इसको मिलाते हैं तो देखो ध्यान से, इसको मिलाते हैं तो ऐसे मिलता है, मिला ना। तो ये जो आकार दिख रहा है हमें, इसको अगर हम ऐसे ऐसे कर दें, ये जो आकार दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? त्रिभुजाकार आया ना। इसलिए हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर में मांदा है ना। दक्षिण में यहाँ पे दाइमाबाद है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, और यहाँ बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है। ये स्थल आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो इतना लिखो, फिर यहाँ पे कुछ समझाना है मुझे लिखने के बाद। देखो अब ध्यान से, ये तो हम इतना समझ लिए। फिर अब देखिए ध्यान से, कह रहा 13 लाख वर्ग किलोमीटर बहुत छोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है बेटा? मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये जो विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, मिस्र की सभ्यता आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक रफली बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मिस्र की सभ्यता है, ठीक है ना, मिस्र की सभ्यता। और यहाँ पे आ जाएगा आपका इराक के आसपास, इराक में यहाँ पे आ जाएगा आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या इसी को सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं। सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसी को हम क्या कहते हैं? सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये इराक वाला जो एरिया है, इराक विश्व का मानचित्र आप देखेंगे तो इराक वाला जो एरिया, वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अफ्रीका देश में आप देखोगे तो नील नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है बेटा? तो मिस्र की जो सभ्यता, वो याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे है, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो दजला फरात नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? दजला फरात नदी के किनारे है, फरात नदी के किनारे है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ किनारे। जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला फरात नदी के किनारे है, फरात नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और उस समय इन सारी सभ्यताओं के साथ साथ हमारा भी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन सभ्यताओं के साथ ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि व्यापार होता रहा होगा। कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो दोनों सभ्यताओं में पाई गई हैं, ठीक है ना। तो इससे इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि इन सभ्यताओं के बीच में क्या होता रहा होगा? व्यापार उस समय होता रहा होगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, कहता है कि ये इतना बड़ा एरिया है जो हमारे वहाँ खोज हुआ है, जो जिस सभ्यता का खोज हुआ, वो मिस्र की सभ्यता का लगभग 20 गुना ज़्यादा है। ये भी एक पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको याद रखना चाहिए कि मिस्र की सभ्यता का कितना गुना है जी? लगभग 20 गुना अधिक है। अब सोच लो कितना बड़ा एरिया होगा कि मिस्र की सभ्यता का 20 गुना, 20 गुना मिस्र की सभ्यता इसमें समा जाए, इतना बड़ा है, ठीक है। और तो और जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हैं दोनों, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तब भी ये 12 गुना ज्यादा अधिक बड़ा है। ये भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये भी पॉइंट याद रखना कि अगर मिस्र की सभ्यता को और प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़ दें आपस में, तो उससे भी ज्यादा 12 गुना अधिक कौन सी सभ्यता है?
सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना अधिक है। अगर दोनों को मिला दे तो भी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश की जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मिली है वो कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी। क्लियर है? तो इन दो सभ्यताओं का नाम आप जानते रहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक और 2-3 और बता दे रहा हूं। कम से कम नाम आपको याद रखना चाहिए कि कुछ प्राचीन सभ्यताओं के नाम कौन कौन है, ठीक है। जैसे फारस की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? फारस की सभ्यता है। ये प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है सभ्यता। तो फारस की जो सभ्यता है वो ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है, ईरान, ठीक है ना। एक और सभ्यता आप जानो, चौथा, इटली में रोम है। इटली में क्या है? रोम। तो रोम की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता, तो रोम की सभ्यता कहाँ पे है बेटा? इटली में है, ठीक है ना। एक और याद रखो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर मैप बनाए विश्व का तो यहाँ पे इस एरिया में आएगा, है ना, चीनी सभ्यता। कौन सी सभ्यता आएगी? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता या चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता, या इसी को हम पीली नदी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीली नदी सभ्यता बोलते हैं इसको, पीली नदी सभ्यता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीन की सभ्यता वो पीली नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे थी? उस नदी का नाम था पीली नदी। कौन सा नदी? पीली नदी। इसी पीली नदी का आज आधुनिक नाम है हांगहो नदी। कौन सा नदी? हांगहो नदी, हांगहो नदी। ये कम से कम ये 4-5 आपको विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का नाम याद रखना चाहिए और कहाँ पे है वो भी याद रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी आपके एग्जाम में आए तो आप उसको कर लो। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये कम से कम इतना पॉइंट इसमें याद होना चाहिए और ये एक ग्राफ याद होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे है। क्लियर है? तो इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भी बाकी हो, आ जाओ। देखो इसमें अब मैप पे हम देखते हैं, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर देखो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसकी लंबाई देख लेनी है, कितना किलोमीटर है। ये भी कभी कभी आपके वनडे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो ध्यान से देखो, ये है ये है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कह सकते हो। तो ये जो लंबाई है, ये जो दूरी है, ये कौन सी दूरी है? कौन सी दूरी है? देखो पूरब पश्चिम है ना। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरब से पश्चिम की तरफ कितनी लंबी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1600 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 1600 किलोमीटर लंबाई है उसकी। क्लियर है? अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, कितना दूरी पे है, ये दोनों स्थल एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर है। और अगर आपके एग्जाम में पूछ दे, चूंकि ये आपके वनडे एग्जाम में तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन जो यूपीएससी आईएएस के एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है स्टेटमेंट में ये दे देगा कि जो तटीय या जलीय सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसकी लंबाई कितनी थी। तो ये भी याद रखिएगा, जो जलीय सीमा है ये, इसकी लंबाई थी 1300 किलोमीटर। कितनी थी? 1300 किलोमीटर। ये लंबाई आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए अब इतना हो गया, थोड़ा सा एक बार गुनगुना दीजिए, उसके बाद फिर एक अगला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो, रेडी हैं सभी लोग? लिखिए नहीं भाई, बाद में लिख लेना, 2 तो पॉइंट लिखना है। चलो रेडी? बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कैसा है? तेज बोलिए, कैसा है? हाँ, ये लगभग कितना किलोमीटर है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब बताइए यहाँ पे कि सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है? किस राज्य में है? किस नदी किनारे? तो आपको एक बार में ये तीनों पॉइंट बोल देना है, ठीक है ना, कि मानदा स्थल है जम्मू कश्मीर में और चिनाब नदी किनारे, ये इतना आपको बोलना है डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला जो दक्षिणी स्थल है वो कहाँ पे है बेटा? कौन है? ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल का नाम बताइए। बहुत बढ़िया। सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। क्लियर है? चलिए, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का नाम में पहला नाम बताओ। हाँ, दूसरा क्या है? बहुत बढ़िया। तीसरा? चौथा? पांचवा? हांगहो नदी। ठीक है। अब बताइए, हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वो पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर थी?
उत्तर से दक्षिण, और जो जलीय सीमा था वो 1300 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए अब मिटाता हूं, बाकी जो छूटा आप लोग लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो बेटा, हम विस्तार क्षेत्र में देख रहे थे तो दो तरीके से देखेंगे। विस्तार क्षेत्र हम देख रहे थे, एक्सटेंशन एरिया को देख रहे थे, तो दो भागों में बांटेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आपका आता है, कहता है कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले, और एक कहता है कि स्वतंत्रता के बाद, एक कहता है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्रता से पहले का मतलब 1947 से पहले, क्योंकि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 के पहले, है ना? और मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि 1940 से लेकर 1947 के बीच में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे लगभग 40 स्थलों की खोज हुई थी। इसका मतलब आजादी से पहले लगभग कितने स्थलों की खोज हुई थी? लगभग 40 स्थल ही खोजे गए थे, 40 स्थलों की खोज हुई थी। क्लियर है? इतनी बात याद रहेगी। अब सुनो, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हो गया, 1947 के बाद जब उत्खनन का कार्य हुआ, जब इन सारे क्षेत्रों का उत्खनन होने लगा, तो हमें बहुत सारे स्थल मिलने लगे, है ना? बहुत सारे स्थलों की खोज होने लगी। रिकॉर्डिंग पे लगा है कि नहीं जी? चलो, बहुत सारे स्थलों की खोज हो गई। तो लगभग में कहा जाता है स्वतंत्रता के बाद लगभग, ये सारे पॉइंट लगभग में हैं। आंकड़े जो होते हैं ना, लगभग में ही होते हैं। ठीक है ना? एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में और सारे स्थलों की खोज हो, है ना? इसलिए लगभग में लेकर चलते हैं। तो लगभग में स्वतंत्रता के बाद 1400 स्थलों की खोज हो गई थी। कितनी स्थलों की? 1400 स्थलों की खोज हुई थी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। 1400 में हम देखेंगे कि कुछ स्थल जो थे वो आपके अफगानिस्तान में खोजे गए, अफगानिस्तान में। कुछ जो स्थल थे वो पाकिस्तान में मिले, और कुछ जो स्थल थे वो हमारे भारत देश में मिले। मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से प्रश्न बन चुका है पीसीएस में, ध्यान से सुनिएगा। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है कितने देशों में फैले हुए हैं। तो आपको क्या याद रखना है? 3 देशों में फैले हैं। पहला, फिर इन 3 देशों में ही ये स्थल सिमट के रह गए हैं। क्लियर है? 3 देशों से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें अफगानिस्तान में अभी तक 2 स्थल आपके लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्थल का नाम आपको याद रखना है मुंडीगक। क्या नाम है? मुंडीगक। और जो दूसरे स्थल का नाम, उसका नाम है सुर्तघोई। क्या नाम है? सुर्तघोई। ये आपको दोनों नाम किसी भी तरह से अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना, छाप लेना, उल्टा लटक के याद कर लेना, घोल के पी लेना, शरबत बना के पी लो, जो मन करे वैसे बना के पी लो। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में भी यहाँ से स्टेटमेंट बन चुका है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान में जो 2 स्थल हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं? मुंडीगक और सुर्तघोई हैं। और लगभग पाकिस्तान में 475 स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक है ना? भारत में लगभग 925 स्थलों की खोज हो चुकी है, स्थलों की खोज हो चुकी है। ये सारे आंकड़े एनसीईआरटी के हैं। सारे आंकड़े किसके हैं? एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है ना? इसलिए कुछ आंकड़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। मोटा मोटी आंकड़ा है, लगभग में है। ठीक है ना? ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। क्लियर है? तो कम से कम इतने पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इतना। चलो देखो, ये हो गया इतना। ध्यान से सुनो, पाकिस्तान का जो 475 स्थल है, तो पाकिस्तान के 475 स्थलों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। भारत के 925 स्थल लगभग में हैं, खोजे गए हैं, तो हमें 925 स्थलों को नहीं पढ़ना है।
ठीक है, पढ़ने का मतलब PhD नहीं ना कर रहे हो, आपको क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हमें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हीं स्थलों के बारे में पढ़ना है। जैसे हम पाकिस्तान में आएंगे तो 2 स्थलों को तो एकदम विधिवत पढ़ेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। जैसे एक स्थल पढ़ेंगे हड़प्पा, क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा, और दूसरा स्थल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो लिखो या फिर मोहनजोदाड़ो, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा स्थल है, ये बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान में पाया जाने वाला स्थल कौन है, या फिर भारत में निम्नलिखित में से कौन स्थल नहीं पाया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ का जो साहिवाल जिला है वहीं पर पाया गया है। और इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है, लरकाना जिला में, सॉरी लरकाना की मोंटगोमरी है, लरकाना जिला में पाया जाता है। और इसका जो खोज किया था वो राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था। क्लियर है। तो इतनी जानकारी अभी बस के लिए, क्योंकि अभी हम एक एक हेडिंग के रूप में लेंगे। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में पूरा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से भारत में हमें 925 स्थलों को नहीं पढ़ना है, हमें जैसे धौलावीरा पढ़ना है, धौलावीरा, धौलावीरा है ना, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये पूछा गया आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा है ना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन है निम्नलिखित में, तो क्या मार के आओगे, राखी गढ़ी। फिर हमें पढ़ना है कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगन है ना, लोथल, क्या पढ़ेंगे, लोथल, गढ़वारी वाला, ये नाम है, क्या है ये सब नाम है। सुतका गेंड, सॉरी आपको उसके बाद क्या है, लोथल हो गया, लोथल एक बंदरगाह था। रंगपुर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपके नाम आएंगे, लगभग 10-15 नाम हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। NCERT चल रहा है, पढ़िए आप लोग, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखो, हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके 6 बड़े स्थल हैं। कितने बड़े स्थल हैं, 6 बड़े स्थल हैं। कम से कम इन 6 बड़े स्थलों का नाम आप याद रखिए, और इन 6 बड़े स्थलों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपको पहला स्थल आपको याद रखना है हड़प्पा। क्या याद रखना है, हड़प्पा। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े स्थलों की संख्या कितनी है, क्या बताओगे, 6 है। मतलब 6 ऐसे स्थल हैं जो बहुत बड़े बड़े स्थल हैं, ठीक है ना। तो हड़प्पा जिसमें से एक है। फिर एक जो है मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदाड़ो भी लिख सकते हो आप। फिर याद रख सकते हो गढ़वाली वाला है, गढ़वारी वाला है ना। एक आप याद रख सकते हो राखी गढ़ी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राखी गढ़ी भारत के लिए, भारत का सबसे बड़ा स्थल है ये, राखी गढ़ी। फिर आपका है धौलावीरा, क्या है, धौलावीरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली है। फिर आपका एक और है कालीबंगा, क्या है, कालीबंगा। ये 6 स्थलों को कम से कम आपको नाम याद होना चाहिए, और एक एक स्थल के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भी हम लोग कम से कम 10-15 स्थलों के नाम और उनके बारे में पढ़ेंगे। इस 6 के अलावा भी हम 15 और स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3-6 का नाम लिख लीजिए। अब हम एक एक को पकड़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।